नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं उतरती हुई धूप का अगला भाग। चलो देर हो गई है। अनिल जग गया होगा, उन्हें परेशान करेगा। किन्हें? भाई साहब को। अरे तुम्हें बताना ही भूल गई, इनका कितना सहारा है ये, और चाचा जी न होते तो मैं कब की टूट गई होती। मैंने भाई साहब को अपने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्हें मालूम है कि तुम आए हो। इन्हीं को लेकर मुझ पर कितना बड़ा कलंक लगाया गया। अब खैर, हमारी तुम्हारी तो उम्र ही थी, पर ये 6 बच्चों के बाप हैं। पर ये भाई साहब हैं कौन? क्यों, तुम भी शक करते हो? मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि शक की गुंजाइश ही नहीं। वह बोल गया। वे यहीं यूनिवर्सिटी में हैं, लाइब्रेरी के सेक्रेटरी भी हैं। वहीं ऊपर लाइब्रेरी में तो थी मैं, नीचे देखा तुम टहल रहे थे। चलो अब। चाचा जी को छोड़ने जाना है, उनकी ट्रेन 9 बजे है। उनके भी बहुत एहसान है मुझ पर, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी। वह बातें इधर कुछ ज़्यादा ही लपेट कर करने लगी। यह सोच रहा था कि उसका दिमाग एक जगह नहीं रहता। शायद यूँ इसकी ज़िंदगी में अब अहमियत कम ही थी। भाई साहब पर ज़रूर वह लौट लौट कर आती है। उस वक्त भी सोचती है। उसका समय अनिल की तरफ भागता था। उसकी मुद्राओं, सोने जागने आदि पर निर्भर था। जो कुछ बचता था और जिसमें यह उसके पास हो सकती थी, वह अपने दिमाग में उन्हें ढूंढने को मजबूर थी, जिन्हें वह एहसान नाम दिए जा रही थी। दोनों के बीच एक छाया भूत की तरह उपज रही थी। वापस आते समय उन्होंने पैदल चलना ही पसंद किया। सड़क की बराबरी से चलते हुए वो लाइब्रेरी की तरफ आए। इस बीच जिस एकांत से वे उठकर आए थे, उसके बाद जो भी मिले उनको भीड़ ही लग रही थी। तो फिर चाचा जी को भेजकर आओगी? कैसे बनेगा? किसके साथ आऊँगी? कहो तो तुम्हारे साथ चल सकता हूँ स्टेशन तक, मुझे तो कोई काम नहीं है। नहीं, क्यों खामखा वे लोग फालतू बातें सोचेंगे। सामने नहीं जाऊँगा, बाहर खड़ा रहूँगा। वह थोड़ा चिंता में पड़ गई। हवा में हल्की हल्की सिहरन आ गई थी। शुरू जाड़े की सिहरन से उसकी बाहों में उतर रही थी। उसे अचानक ही इन्हीं दिनों इलाहाबाद में उसका काजल लगाना याद आ रहा था। कहाँ जाओगे? उधर परेशान हो जाओगे।
मुझे क्या करना? मिल लेते, उन्हें तुम्हारे आने का पता तो है ही, अच्छा रहेगा। तुम चाहती हो तो मिल लूँगा। उनसे शाम को खाने के लिए भी कह देना, वे आएंगे नहीं, कहने को हो जाएगा। उसकी जिद ही थी, यह उसे ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा था। कहने को ही तो कहना है, कह देंगे। पुस्तकालय उस जगह के ठीक ऊपर था जहाँ थोड़ी देर पहले वे टहल टहल कर बात कर रहे थे। पीछे से सीढ़ियाँ थीं, ऊपर एक मामूली कमरा जिसमें फर्श बिछा हुआ था। एक कोने में कुछ हाल की ही प्रकाशित पुस्तकें बंधी पड़ी थीं, कुछ खुली हुई बिखरी भी थीं। वहाँ पहुंचकर पहली बात उसे यह खटकी कि वह अगर काफ़ी देर से यहाँ थी तो उसे शुरू से ही टहलते देख रही होगी। देखकर ही फौरन मिलने के लिए झपट पड़ने की बात दूर, वह चुपचाप इंतज़ार करती रही जब तक वह धैर्य की आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुंच गया। बस जाने ही वाला था। कमरे के बीचों बीच टाट पर बैठा एक व्यक्ति टाइप पर किटपिट किए जा रहा था। उनमें वही ऊपर उभरता पोशाक वगैरह के लिहाज से वह सिर्फ शुद्ध संस्कृत वाली पोशाक में ही था। उसने इशारा किया, यही हैं भाई साहब। चंदू ने जब सिर ऊपर किया तब उसने परिचय कराया। इसकी बारी नाम लिया और भाई साहब के लिए बोली बताया था। इसके लिए कुर्सी मंगवा दूं? चंदू ने, क्योंकि उसे उसके सूट का ख्याल था। वहाँ जो और लोग थे उनसे मिलाने की ज़रूरत वह नहीं समझती थी। वह संस्कृत का पुस्तकालय और शायद छोटा मोटा प्रकाशन स्थान भी था, पर दिखता वह दोनों में से कुछ भी नहीं था। टाट पर ही एक बच्चा सोया पड़ा था, आधा पैंट और कमीज। सांभला था पर नाक नक्श अच्छे थे। अनिल होगा। उस वक्त सोते हुए उस मासूम बच्चे पर कुछ तरस ही आया इसे। उसको तंग करके वह पीएचडी कर रही है, पर क्या किया जाए। हिंदुस्तान में हर दूसरा बच्चा ऐसे ही पलता है और बड़ा होता है। जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती उसे सुला दिया जाता है। जब चलने का वक्त आया उठा लिया। ये हमारी भारतीय नारी की एक परंपरा बना दी गई है कि बच्चा हर हाल में उसे ही संभालना है। कुर्सी लगवाकर भाई साहब फिर टाइप पर झुक गए। उनके टाइपराइटर पर अंधेरा था और वे इतना व्यस्त दिख रहे थे कि लाइट जलाने की भी फुर्सत नहीं मिली। अंग्रेजी टाइप करते वक्त वे हल्का हल्का फक्र भी महसूस कर रहे थे। इस बीच एक पैंट कमीज उधर आया और वे कुछ फुसफुसाने लगे। वही लेटर है, हैज़ टू बी कंप्लीटेड टुडे। वहाँ अंग्रेजी बड़े लीचर ढंग से उछली। वह भाई साहब के बगल में अपने पैरों पर ही कुछ उकड़ू सी बैठी हुई थी। एक पर्ची सी चीज पर कुछ लिखकर उसने उन्हें दिखाया भी।
ये किताबें अंदर रख दूं? उसने आगे पूछा। हाँ, भाई साहब ने कहा। फिर वह वहाँ का सामान उठाकर गोदरेज की अलमारी में रखने लगी। इस बीच उसने एकाध बार उसकी तरफ भी देखा जो वहाँ उजबक सा बैठा हुआ था। वह खुश दिख रही थी उसके बारे में। तब यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह थोड़ी देर पहले रो चुकी है। वह इसलिए खुश थी कि वह पुस्तकालय आया था। वह अपना काम कर रही थी, एक शिष्या होने का धर्म भी निभा रही थी। भाई साहब ने टाइप करना छोड़ दिया, बाकी सुबह करेंगे। पैंट कमीज ने विदा ली। वह अब टाइपराइटर उठाकर रख ही रही थी। रेमिंगटन का वह टाइपराइटर कुछ वजनी था। उसने कुछ वैसे ही उठाया जैसे घर में सिल उठाती होगी। वहाँ एक नहीं 3-4 और थे और वह अकेली औरत काम कर रही थी। उस वक्त पुस्तकालय की मेहरी से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। उसके कपड़े तब और भी मैले दिख रहे थे। चलते वक्त उन्होंने एक रजिस्टर में दस्तखत किए। पहले भाई साहब ने, ठीक नीचे उसने अपना नाम लिखा और चमकती आँखों से कलम इसे थमा दी जैसे वह स्वर्ण पद या पद्मश्री मिलने की सूची थी जो बन रही थी। सीढ़ी दर सीढ़ी लिखे हुए नामों, तीनों नामों में इसे बड़े अजीब लगे। वह अपने पति का सरनेम इतना आसानी से लिखने लग गई थी जैसे उसे अब तक वह पूरी तरह से ओढ़ चुकी हो। इत्तेफाक के भाई साहब का भी तीसरा नाम वही था और वहाँ दोनों सीढ़ियों में वह सरनेम बराबरी से ऊपर नीचे उछला हुआ था। अक्षरों की मुद्राएं भी एक सी बन गई थीं। नीचे उतरकर वे सड़क की एक छोर पर खड़े हो गए। अंधेरे के ऊपर बिजली की रोशनी अब तक साफ सुथरी स्टैम्प की तरह जमकर बैठ गई थी। अनिल को लेते चलें, उसने भाई साहब से पूछा। सोने देती, यहाँ लोग तो हैं। जैसे यह था ही नहीं। उनका प्रोग्राम बन चुका था। यह उम्मीद करना कि वे तीनों स्टेशन के बाबत तय करेंगे, इसे तब अपनी हिमाकत ही लगी। नहीं, स्टेशन से लौटकर फिर इनके यहाँ खाने पर जाना है। अच्छा हाँ, आपको ठहरने वगैरह की तकलीफ होगी, यहीं पुस्तकालय में ठहर जाइए। भाई साहब पहली बार इसकी तरफ मुखातिब हुए। पूरी तरह से धन्यवाद। अरे ये तो यहाँ होटल में ठहरे हैं, बड़े आदमी हैं, खाने को कह रहे हैं, चाहते थे आप भी आएं। मैं क्या करूँगा, मैं तो बाहर कुछ खाता ही नहीं। उबला लाना भी तो न मिलता होगा वहाँ पे। वह जिद कर रही थी। हाँ, पर तो है, उसमें स्वाद क्या आएगा, वह बोला। बस दिखाने लगे ब्रह्म मनौती, पैसे बचाने की सोच रहे हो। वह चढ़ बैठी, फिर भाई साहब की ही तरफ जा खड़ी हुई। दोनों को उनकी जाति चतुरता ने बांध लिया था और वहाँ खड़े वे इस पौंगे ब्राह्मण पर हंस रहे थे जो स्वयं तब बड़े ही ढीले ढंग से हंसे जा रहा था।
भाई साहब जाने को तैयार हो गए। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अकेला लौट आया। वह होटल नवाबों के उस शहर की उन एक दो जगहों में से था जहां अब भी शराब करीब करीब खुलेआम पी जा सकती थी। बाहर गुजरते लोगों की चाल वहां आकर स्वतः ही धीमी हो जाती थी। वे दरवाजे की खुलक से कुछ झांकने की कोशिश करते, अंदर जाते या बाहर निकलते, लोगों को ऊपर से नीचे तक देख लेते थे। बाहर आते वक्त भी इसी तरह हल्की सी दौड़ में कार या रिक्शों में जा बैठते ताकि कल दिन में उजला चेहरा लिए घूम सकें। नवाबों के बाद वह शहर पीछे ही रह गया, यूं एक प्रांत की राजधानी बन गया था। फिर भी उसकी मानसिक बनावट सिर्फ एक छोटे मोटे कस्बे की ही थी। रेस्तरां, होटल का डाइनिंग हॉल और बार, सब कुछ एक साथ था। गाने, नाचने वाली। रिसेप्शन से होटल के लिए ऊपर चढ़ते थे और सीधा नीचे ही रेस्तरां था। छोटी छोटी मेजें और लाल रंग की कुर्सियां। बार के नाम पर हॉल के एक कोने में तिरछा काउंटर था जिसके पीछे एक बड़ी सी अलमारी शाम को अपनी सारी रंगीनियत में खुलकर हॉल भर में फैल जाती थी। रोशनी में मुस्कुराती हुई बोतलें। इसे तब वह अलमारी खूबसूरत लगी। हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे। काउंटर पर बियर पीने वाला तो खैर कोई नहीं था। कोई फौजी अफसर आया होगा तो शायद। एक ही दो कैबिन थे जिनके पर्दे खींचे हुए थे, बाकी खाली था। आखिरी से पहली कैबिन में वह घुस गए। कुछ ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ अपने में सिमटे रहना चाहता था। तब क्या करने आया था यहाँ? क्या उम्मीद थी? कुछ भी तो नहीं। फिर निराशा वगैरह की बात भी कहाँ से उठती है? पर मन पर एक बोझ था। वह भी क्या करती? बात शायद इतनी साधारण भी नहीं थी। वह पुरानी बात थी। वही पुरानी बात दुनिया के लिए अब भी उसी विनम्र भाव से प्रस्तुत थी और उस पूरी दुनिया में यह भी कहीं आता था। उसने अलग होने के ठीक बाद के कुछ महीने काफी मुश्किल से काटे थे। इसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। मुझे मुक्त करने की कोशिश में इसने खुद को कई दिशाओं में फैलाना शुरू कर दिया। कभी इसे लगता था कि शायद कोई दूसरी उससे भी ज्यादा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व की लड़की उसकी तस्वीर को दाव डाले और इसने छोटी मोटी फ्लर्टिंग भी की। पर लड़कियां आईं और गईं। या तो वे इसे स्वयं छोड़ जाती या ये थोड़ी दूर जाकर खुद ही छोड़ देता। कुल मिलाकर वहां सिर्फ एक सिगरेट पीने और फेंक देने का स्वाद होता था। उस सब के दौरान अकेलेपन के दौरे आते रहे।
वक्त के साथ साथ उन दौरों का अंतराल जरूर तनता गया। लेकिन अब इसे लग रहा था जैसे वह सब 10 साल बाद भी उसी तरह बरकरार था। वे फिट अब भी इसके व्यक्तित्व में थे। एक कोने में पड़े हुए सुलग पड़ने की राह देख रहे थे। लेकिन उन दोनों के बीच कोई जीवित छाया थी, दैत्याकार होकर, जैसे उस छाया ने इन दोनों को दबाकर उन्हें लेई की छोटी गोली की तरह बेकार सा बना दिया था। सिर्फ वे कहानियां थीं जिनमें कोई दैत्य राजकुमारी को उड़ा ले जाता है और किसी जादू के बस में आकर वह उसके प्रभाव में रहने लगती है। क्या भाई साहब और उसके बीच भी कुछ था? भाई साहब शब्द तो साफ बेमानी लगता था। वह एक खूबसूरत मध्यम रहा होगा, कुछ बात कहने का, शादी के बाद आवारा घूमती अपनी भावुकता के प्रति इशारा करने का। लेकिन इसके आगे फिर क्या? पर जो इस सब में फिट नहीं बैठता था वह था उस लड़की का व्यक्तित्व। यह तो ठीक था कि इसकी ही तरह उसमें भी कुछ खास किस्म के प्यार की उद्दाम लालसा थी। लेकिन विवाह के बाद जिस तरह से उसने इसे काटकर अपने नए जीवन में प्रवेश किया था, उसे ऐसा लगता था कि वह हिंदू नारी अंदर ही अंदर उस लालसा को कुचलती रहती होगी, इसकी पूजा वगैरह के भुलावे में खुद को पाल रही होगी, पति में इसको ढूंढने की चेष्टा या उस तरह की कोई चीज भी करती हो सकती थी। भाई साहब के संबंध में ऐसा कतई नहीं था। इसे उसका डांटना याद आया, क्या तुम भी शक करते हो? ये तो आदमी की फितरत है कि हर आदमी शंकालु होता है। कम से कम इसे तो समझना चाहिए था उसे। पर क्या करें, हर आदमी औरत पर सिर्फ अपना अधिकार ही समझता है। ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता था कि उसने भाई साहब को जिस जगह पर बिठा रखा था वह बहुत ऊंची थी। उसके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही जगह घेर रखी थी। यह विस्मृति की परिधि की ऊपर रेखा पर चिपका होगा, हद से हद। फिलहाल तो बात सामने थी, वह बड़ी ही सीधी सादी थी। इसे अकेला छोड़ दिया गया और वह चली गई औपचारिकताएं निभाने। उस लड़की के लिए बाहर का सब कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके अंदर के सभी कुछ थे, जैसे शब्दों की दुनिया असल दुनिया से फीकी पड़ती है आखिर में जाकर। गिलास खाली हो आया था, दिमाग में धुंधले की परत आकार लेने लग रही थी। अच्छा लग रहा था। इसने एक विस्की का ऑर्डर और दे डाला, चीजें साफ देखने के लिए। इस तरह देखा जाए तब उन्हें देखकर हंसा भी जा सकता था।
देखिए वह आकर भाई साहब के साथ बैठती है या बगल में। पति के बगल में बैठने की तो बेबसी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बात खुली हुई है। इससे ही उसके झुकाव का अंदाजा लग जाएगा। घर भी जाना है। तुमने वह किस्सा सुना है कि एक पार्टी में मियाँ बीवी दोनों गए हुए थे। कुछ दौरों के बाद बीबी ने मियाँ से कहा, डार्लिंग घर चलो, तुम धुत हो। मियाँ ने पूछा, प्रिय तुम्हें कैसे मालूम? पत्नी ने कहा, तुम्हारा चेहरा तेजी से इधर उधर हिलता नजर आ रहा है। एक मस्त ठहाका ऊपर घूम गया। उतना अलग बैठे हुए इसे भी मजा आ गया। मैनेजर उस शोरगुल से परेशान दिख रहा था। वह बार खत्म करने की घंटी वक्त से लगवाने आया था। आज फिर से आ गया। उसने काउंटर के मुख्य बेअरे से कहा, जी हाँ, सिर्फ साथ ही नहीं हैं। कैसे आ गया? आप मना कर दीजिए। हम बेयरों और गेट कीपर की कोई परवाह करता है? मैनेजर चुप लगाकर मुंह बनाए एक तरफ खिसक गया। बाकी कैसे मना किया जाए? हंसिए मत, चिल्लाइए मत। अभी थोड़ी देर और बैठेगा तो साला किसी न किसी से लड़ पड़ेगा, उस दिन की तरह। बेहुदों को पीना भी नहीं आता, क्या कहा जाए। करीब 9:45 पर वे आए दोनों। इसके आगे गिलास देखकर वह कुछ सिकुड़ गई। हॉल में जहाँ से इसे देखा था वहीं से कुछ इस तरह चलने लगी थी जैसे गीली मिट्टी पर चल रही हो। भाई साहब थोड़ा बहुत हिचकिचाए, लेकिन शीघ्र ही उनकी आधुनिकता जाग उठी और वे आकर इसके सामने बैठ गए। वह बिना कुछ सोचे उन्हीं की बगल में बैठ गई। हम ऊपर गए थे, ताला बंद था। वह बोले, रिसेप्शनिस्ट ने नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ। मैंने उससे कह रखा था। बताया बाद में। मैंने कहा था यहीं कहीं होंगे। नीचे उतरकर हमने पूछा था। भाई साहब ने कहा, चले गए वे लोग? हाँ, गाड़ी थोड़ी देर से छूटी। देर से ही तो छूटेगी कमबख्त। मैं जो यहाँ हूँ, अगर मुझे जाना होता तो ज़रूर वक्त के पहले छूट जाती। जिंदगी में असली बातें पीछे छूट जाती हैं और इन औपचारिकताओं में हम जिंदगी का कितना बड़ा भाग गवा बैठते हैं। अब देखिए, मुझे इनसे 6-7 दिन रात लगातार बातें करने का है और इन्हें एक शाम की भी फुर्सत नहीं है। वह हंसा। इसे लगा कि उस वक्त काफ़ी साफ साफ सोच सकता है, और जो उससे भी बड़ी बात थी कि उतना ही साफ साफ कह भी रहा था। क्या किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।